नेक्स्ट वी वर रिक्वायर्ड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाना था। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने पहले भी सीखा हुआ है ना। आज हम लोग इस सम में पहली बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करेंगे। आपने एडमिशन तक किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इस सम में देखिए, सबसे पहले हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया उसमें लॉस आया था, जिसको पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स है ना, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स क्या था, 3:2:1। उस रेशियो में हम लोग ने रिवैल्यूएशन लॉस को डिवाइड किया था 7,050, 4,700 एंड 2,350। ये तीन अमाउंट आए थे हमारे, ठीक है। तो ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस दिखा रहे हैं, ठीक है। इस साइड में आता है लॉस, यू नो इट। तो लॉस हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। और ये क्या है, ये है हमारा कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था पार्टनर्स का, 40,000, 20,000 एंड 10,000। ये कैपिटल को ब्रॉट डाउन किया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सर्टेन आइटम्स विच वर नॉट ट्रीटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट नहीं होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में। अब उनको एक बार फिर से आप रिवाइज कर रहे हैं। जब भी कोई रिजर्व हमारे पास होता है इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो उनका एडजस्टमेंट होता है, कि मैंने बताया था आपको, है ना। और वो रिजर्व उनसे जो भी खर्चे हैं, रिलेटेड खर्चे हैं, वो हटाने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है, नेट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दोज रिजर्व, ठीक है। जो भी खर्चे हैं उनके पेमेंट के बाद जो भी अमाउंट रिजर्व में बचता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लॉजिक क्या है, कि रिजर्व जो है वो कहाँ से आता है, कहाँ से बन रहा है रिजर्व। जो प्रॉफिट फर्म कमा रही है उसी प्रॉफिट में से एक पोर्शन निकाल के कुछ पैसे अलग रख दिए जाते हैं, किस लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी रखे जा सकते हैं, है ना, और या फिर कोई जनरल पर्पस के लिए भी रखे जा सकते हैं, कि कभी कोई जरूरत पड़े तो वो पैसा काम आता है। तो जब प्रॉफिट में से निकाल के रखा जा रहा है, तो उस प्रॉफिट पे हक किसका होता है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, है ना, सबने मेहनत की है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, तो उस प्रॉफिट पे सबका हक होता है। लेकिन जब उसी प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पोर्शन रख दिया जाता है, वो रिजर्व बन जाता है। नाउ व्हेन वन ऑफ दोज पार्टनर्स आर रिटायरिंग, कौन रिटायर हो रहा है, बी। जो प्रॉफिट हटा के रखा गया था रिजर्व में, उस प्रॉफिट पे हक ए बी सी तीनों का था। अब अगर बी चला जाता है ना, और कोई भी एडजस्टमेंट इस रिजर्व का नहीं होता है, तो लॉस किसका होगा, बी का, क्योंकि ए और सी तो अभी भी फर्म में है, पार्टनर्स है, तो वो रिजर्व जो मनी रखा है वो बाद में ए और सी शेयर करेंगे, बी को तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि बी जो है उसने भी उस पैसे को कमाने में, उस प्रॉफिट को कमाने में हेल्प की थी, है ना, उसने भी पूरी मेहनत की थी, तो वो पैसे पे बी का भी हक है, तो बी को भी मिलना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जितने भी रिजर्व्स हैं इंक्लूडिंग जितने भी लॉस है, दोनों का ही, है ना, लॉस पे भी उसका पूरा शेयर होना चाहिए और प्रॉफिट में भी। तो जितना भी रिजर्व है बैलेंस शीट में, जितने भी रिजर्व आपको दिखेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो सारे रिजर्व आफ्टर डिडक्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस, ओके, रिलेटेड एक्सपेंसेस मतलब जो भी पर्पज से वो रिजर्व बनाया गया था, उस पर्पज में जितना पैसा लगना है वो लगाने के बाद उस रिजर्व में जो भी अमाउंट बचता है, वो तीनों पार्टनर्स में, तीनों मतलब इस सम में 3 पार्टनर्स हैं, इन अदर केसेस जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, सब में उनके उस समय के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। उस समय के मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट द न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो किसका होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का होता है, लेकिन ये तो सारे पार्टनर्स में बढ़ रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को भी मिल रहा है, इसलिए ओल्ड रेशियो में होगा। am I clear? So let's start with कंटिंजेंसी रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि कंटिंजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है, अचानक से कोई भी तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, है ना, कोई भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। किसी भी इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से फर्म अपने आप को स्टेबल करेगी, उसके लिए वो कुछ पैसा रिजर्व में रखती है, उस रिजर्व का नाम होता है कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है। तो कंटिंजेंट सिचुएशंस के लिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होती है, उस समय फर्म अपने आप को किस तरह से एक्सट्रीम लॉस के सिचुएशन से बचाएगी, उसके लिए उसने रिजर्व में
कंटिजेंसी रिजर्व बना के रखा है ना, कुछ अमाउंट उसमें डाल के रखा है। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं 12,000 रुपीज बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा आपके सम में, है ना। तो 12,000 रुपीज जो है वो आफ्टर पेमेंट ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये रिलेटेड एक्सपेंसेस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। ओके, देयर इज नो मेंशन इन द सम, आपको सम में अलग से कुछ बताया नहीं गया है कि इसमें क्या रिलेटेड एक्सपेंस है। तो आपको ये एज्यूम करना होगा, ये मानना होगा कि जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है वो इसमें से हट चुका है। ठीक है, ये जो अमाउंट दिखा रहा है 12,000 का आपको बैलेंस शीट में, दिस इज द नेट अमाउंट। ठीक है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट related expense in this case because no mention has been made about the related expense in this case। ठीक है, तो कंटिजेंसी रिजर्व में जितना भी पैसा है यहाँ पे 12,000 रुपए है, तो वो किस में बटेंगे, ए बी सी तीनों में, किस रेशियो में, 3:2:1, क्योंकि 3:2:1 उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यू विल कैलकुलेट 12,000, ओके, and take 12,000 and distribute in the ratio 3:2:1, you will get 6,000, 4,000 and 2,000। okay, so this is all about contingency reserve। next, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बैलेंस जब क्वेश्चन लिख रही थी उसी समय मैंने आपसे कहा था कि यू विल टेल मी कि जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट दिखा रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। ओके, आई होप ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी लायबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट दिख रहा है दैट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट। आपको मालूम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं एज पीएल अकाउंट। ठीक है, और जब भी एक्यूमुलेटेड लॉस होता है तो एसेट साइड में दिखाते हैं एज पीएल अकाउंट। ठीक है, तो चूंकि ये लायबिलिटी साइड में दिख रहा था हम लोग को बैलेंस शीट में, आप प्लीज देख लीजिए वहां पे, तो वो क्या, इसका मतलब क्या है कि इट इज अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज एज गुड एज एनी रिजर्व। जब भी आपके पास जमा किया हुआ कई सालों का प्रॉफिट होता है ना, तो वो एक रिजर्व की तरह ही है। आप उसको किसी भी तरह के ऐसी सिचुएशन में जब आपको पैसे की जरूरत है, फर्म को पैसे की जरूरत है, तो आप यूज कर सकते हो उस पैसे को, है ना। तो ये जितनी भी प्रॉफिट शेयर नहीं हुई थी जो जमा की जा रही थी, एक्यूमुलेट मत होना, एक्यूमुलेट होना मतलब जमा करना। ठीक है ना, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, जो बटी नहीं है पार्टनर्स के बीच में, जमा होकर रखी हुई है, ऐसी प्रॉफिट पीएल अकाउंट में हम लोग को कितनी दिख रही थी, 6,000। ठीक है, इट वॉज 6,000, इट इज गिवन इन योर सम, सी द बैलेंस शीट। नाउ वो भी रिजर्व की तरह ही पैसा हमारे पास फर्म में रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, ओल्ड तीनों पार्टनर्स में, ए बी सी तीनों में किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में बढ़ जाएगा। तो यू हैव 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएल अकाउंट क्रेडिट लायबिलिटी साइड में दिखना मतलब इट इज अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, नाउ वी कम टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एनी रिजर्व। ये रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक फिक्टिशियस अकाउंट है जो कि राइट ऑफ होने के लिए बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, राइट ऑफ होने के लिए बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये आपको देखिए एसेट साइड में दिख रहा है, जस्ट एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आई एम सॉरी, एक्यूमुलेटेड लॉस जो होता है वो एसेट साइड में दिखता है ना, फिक्टिशियस एसेट के साथ। फिक्टिशियस एसेट आपने 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में, कि फिक्टिशियस एसेट जो होता है वो एक्चुअल में कोई एसेट होते नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर होने के लिए एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के तौर पे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड में। ठीक है, सो देयर इज नो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ fictitious asset। okay, no expected benefit out of fictitious asset, it is just a case of adjustment, accounting adjustment। तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। तो उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी एक तरह का फिक्टिशियस अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जा रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ बटेगा, ये भी तीनों पार्टनर को शेयर करना होगा। जैसे रिजर्व और प्रॉफिट शेयर किया है वैसे इसको भी शेयर करना होगा। इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये किस रेशियो में, वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1 में बढ़ जाएगा। द टोटल इज 9,000, आई थिंक, सी द क्वेश्चन, एंड 9,000 को 3:2:1 के रेशियो में जब बांटेंगे ए और बी और सी के बीच में, तो 4,500, 3,000 एंड 1,500 ये अमाउंट आएगा आपका। नाउ द व्हेन एडजस्टमेंट कम्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर रिटायर होता है, वो क्या हो रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, तो उसको उसके शेयर में
गुडविल का शेयर हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका शेयर, जितना भी शेयर है वो उसको मिलता है ना। वो उसको कौन देता है? वो उसको वो पार्टनर्स देते हैं जिनको गेन हो रहा है उसके जाने से, ठीक है। तो जिस रेशियो में गेन हो रहा है, जिस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है, उसी रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पेमेंट मिलने वाला है फर्म से, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्योंकि गेन कर रहे हैं, तो ये जो पेमेंट है ये उनको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। कैपिटल अकाउंट किसका पड़ेगा? रिटायरिंग पार्टनर का, क्योंकि पैसा मिल किसको रहा है? रिटायरिंग पार्टनर को। तो क्रेडिट कौन होगा? रिटायरिंग पार्टनर, और डेबिट कौन होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। तो लेट्स सी, अब आप पहले बी का अकाउंट देखिए। बी को क्या मिल रहा है? बी का टोटल है, बी's total is coming to 20,000, 4,000, 24,000 and 26,000, ठीक है। 26,000 ये है। Now this side you can see 7,700, ठीक है। अब आप देखिए कि बी को ए से कितना मिल रहा है? 3,000 रुपीज, ठीक है। ए से कितना मिल रहा है? 3,000। और सी से कितना मिल रहा है? 1,000। ए से मिल रहा है 3,000, सी से मिल रहा है 1,000, ठीक है। तो ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है, एज अकाउंट डेबिट 3,000, सीज अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट, ओके। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से, क्योंकि ए जो है गेन कर रहा है ना, और सी भी गेन कर रहा है। तो उन लोग 3:1 के रेशियो में गेन कर रहे हैं, इसलिए ए जो है 3,000 देगा किसको? बी को, और सी जो है वो कितना दे रहा है? 1,000। और क्रेडिट किसका अकाउंट हो रहा है? बी का। यू कैन सी बी's कैपिटल अकाउंट 3,000 and 1,000, ए एंड सी आर पेइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी का अकाउंट। अब बी को आप देख रहे हैं टोटल मिल रहा है कितना? बी को मिलना है 22,300 रुपीज। आप इसको बैलेंस करिए। द टोटल इज कमिंग टू 30,000 माइनस 7,700, यू विल गेट 22,300, ओके। नाउ दिस 22,300 में से आपको ऑलरेडी सब में बोला है कि कैश में कितना पेमेंट मिल रहा है? बी को 1,300 कैश में पेमेंट मिल रहा है। तो एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी पास की हुई है ना, कि जब भी कोई पार्टनर बाहर जा रहा है यानी रिटायर हो रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट फाइनली क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो कैपिटल अकाउंट होता क्या है? लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी वो राइट ऑफ हो रहा है, जब भी वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या होगा? ऑपोजिट एंट्री पास होगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? बी का, क्योंकि बी बाहर जा रहा है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ए और सी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो तो क्रेडिट ही है, लेकिन बी का डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है ना। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है, ये अमाउंट बी को मिलना चाहिए, लेकिन बोला गया कि बी को सिर्फ 13,000 रुपए कैश में मिल रहा है। तो बैलेंस अमाउंट जो नहीं मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो बी के लोन अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेट्स सी अबाउट सी द कैश ट्रीटमेंट। एंट्री क्या पास हुई थी? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 22,300 रुपए से डेबिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें से कैश कितना है? टू कैश अकाउंट 1,300, ठीक है। टू कैश अकाउंट 1,300, और बैलेंस अमाउंट कितना बचता है? 21,000। ये कहाँ जा रहा है? टू बी's लोन अकाउंट। ये एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट, please go and check the previous video just before this video, the video that I had sent you, वो जाके देखिए, उसमें यही चीज पे पूरा एक डिटेल्ड सम मैंने किया है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे किस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है ना। जब पार्टनर रिटायर होने वाला है तो उसको किस तरह से पेमेंट होता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया आपको कि या तो कैश में पेमेंट होता है, या पूरा का पूरा अमाउंट लोन बन जाता है, और या फिर पार्टली कैश और पार्टली लोन होता है। हमारा ये जो सम है इट इज बेस्ड ऑन पार्टली कैश एंड पार्टली लोन। तो जो पोर्शन कैश में पेमेंट हो रहा है वो
टू कैश अकाउंट पे चला जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है, जो कैश है पेमेंट इमीडिएटली नहीं हो रहा है, वो लोन अकाउंट पे जाएगा। तो लोन अकाउंट पे 21,000 जा रहा है। Am I clear? और उसी तरह से आप ए का अकाउंट बैलेंस करोगे, यू विल गेट ए का कैपिटल अभी हो गया 34,450, क्योंकि उसने पे किया है बी को 3,000, है ना, तो इसका इतना हो गया। और सी ने पे किया है 1,000, उसका कैपिटल अकाउंट अभी 8,150 दिखा रहा है। ठीक है, so this is our partner's capital account. I hope no problem arises. Still, if you have any doubts, you can ask me. Next, we will complete the sum by making the balance sheet. Okay, students, we have come to the last part of the question, that was balance sheet. ठीक है, balance sheet बोला था हमको बनाने के लिए, तो balance sheet हम लोग, यही हमारा सम का आखिरी पार्ट है। ठीक है, लेट्स सी, वेरी इजी। जो भी आइटम्स हमारे बैलेंस शीट में पहले थे, ठीक है, जो 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस शीट हम लोग को ऑलरेडी सम में दी गई है, उसमें जो भी आइटम्स है, कुछ तो रिवैल्यू हुए हैं, कुछ रिवैल्यू नहीं हुए हैं, उसमें जो रिजर्व वगैरह है वो चले गए। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या चीजें आई, क्या नया हुआ, क्या बैलेंस शीट में से चेंजेस हुए। लेट्स सी, सबसे पहले एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में देखिए, आपके पास कैश अकाउंट में पुरानी बैलेंस शीट जो आपको दी हुई थी, उसमें 2,000 रुपीज दिखा रहा था, है ना, और कैश पेमेंट बी को 1,300 रुपए हम लोग ने किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखिए आप लोग, 1,300 रुपए सम में दिया हुआ है कि 1,300 कैश जा रहा है। तो जब कैश अकाउंट में 2,000 था और कैश अकाउंट में से 1,300 चला गया, तो बचा कितना, 700 रुपए, है ना। तो अब हमारी बैलेंस शीट में कैश कितना अमाउंट दिखेगा, 700। ठीक है, उसी तरह से बैंक जो है 250 पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ था, और बैंक में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 250 ही यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू स्टॉक। स्टॉक हमारा 11,800 रुपए बोला गया था पुरानी बैलेंस शीट में, आप देखिए, और उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, रिवैल्यूएशन हो नहीं रहा है, तो स्टॉक भी 11,800 के ही हिसाब से यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटर्स आता है। डेटर्स हमारे पुराने बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज का दिखा रहा था, और यहाँ भी डेटर्स 20,000 है, क्योंकि डेटर्स में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। एम आई क्लियर अप टू दिस? अब चेंजेस वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे ओरिजिनल, ये जो मैंने लिख के दिखाया है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एग्जाम में करो, लेकिन अगर आप इसको शो करते हो तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि वर्किंग नोट में ये पोर्शन दिखाया जाता है। आपको वर्किंग नोट में ये एडजस्टमेंट दिखाने होंगे, है ना। तो अगर आप वर्किंग नोट अवॉइड करना चाहते हो तो इस तरह से भी दिखा सकते हो, एग्जामिनर को बात पूरी क्लियर समझ में आएगी कि आपने क्या किया है ना। और मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, वर्किंग नोट्स मुझे बनाने के लिए जगह नहीं है, और वर्किंग नोट्स अलग से बनाऊंगी तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपको साथ साथ में अमाउंट दिखती रहेगी तो समझ में आएगा। आप दोनों तरह से कर सकते हो, यू कैन मेक इट लाइक दिस द वे आई हैव डन इट, और यू कैन जस्ट राइट द फाइनल अमाउंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वो ज्यादा नीट रहता है। वैसे आप है ना सीधा फाइनल अमाउंट जैसे यहाँ आउटर कॉलम में लिख दिया अमाउंट के कॉलम में, और ये जो माइनस करके मैंने अमाउंट लिखा है ना, ये आप मत लिखिए, आप नीचे वर्किंग नोट बनाइए। जब सम खत्म हो जाता है ना, तो नीचे वर्किंग नोट लिख के ABCD करके, जैसे आपने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आप वहाँ पे दिखाइए। फिर प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में आप प्लांट एंड मशीनरी का पहला अमाउंट माइनस चेंज इस तरह से करके आप दिखाइए। उसके बाद यहाँ पे भी अगर कोई अमाउंट है तो इस तरह से आप वर्किंग नोट में 1 2 3 4 करके दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे ही दिखाना चाहिए वैसे तो आपको सब में, वैसे ज्यादा आई थिंक इट विल फेच यू मोर मार्क्स, है ना। इस तरह से दिखाने से क्या है, थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, और जो लोग बहुत अनटाइडी वर्क करते हैं तो उनको ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। यू कैन डू इट बोथ वेज, अगर आप नीटनेस के साथ में ये चीज कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप बेस्ट होगा आप वर्किंग नोट में लिखो। ठीक है, नाउ वी कम बैक टू अवर सम। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा 50,000 ओरिजिनल सम में दिया हुआ था, है ना। हमारे सम में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें 50,000 दिया है, और हमसे बोला गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन होने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो रही है, 40,000 की डिक्रीज हो रही थी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 50,000 में से 10,000 हटा दिया, क्योंकि हमारी फाइनल अमाउंट जो है 40,000 हम लोग को बता दी गई है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे बैलेंस शीट पे 40,000। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पुरानी बैलेंस शीट में 24,000 रुपए में दिखाई दे रहा है, 24,000 में,
ठीक है, और हमको बता दिया गया है कि वो 4800 से कम हो रहा है ना, परसेंटेज आपको बता दी गई है कि कितने परसेंटेज से वो कम हो रहा है। तो माइनस करके आपका अब जो अमाउंट है वो 19,200 पे प्लांट एंड मशीनरी नए बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी रेट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का कि इस अमाउंट से, इस रेट से वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो रेट आपको अप्लाई करनी होगी 24,000 पे, आपका आएगा 4800 और माइनस करके दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द बैलेंस शीट। ठीक है, लूज टूल्स भी हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो लूज टूल्स जो है वो कम हो रहा है अगेन 1150 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों ने ये सारे अमाउंट ऑलरेडी लिख के रखे हैं। तो लूज टूल्स हमारा था कितना ओरिजिनल पुरानी बैलेंस शीट में 5750 और माइनस हो रहा है 1150, तो फाइनल अमाउंट हमारा है 4600 रुपए का। ठीक है, तो ये हमारा अब बैलेंस शीट में लूज टूल्स इस अमाउंट पे दिखाई देगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, कितने से 1230। प्लीज चेक योर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ एनी डाउट। ठीक है, जो रेट आपको सम्स में दी हुई है कि इस रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो रेट आपको अप्लाई करना होगा। वी हैव ऑलरेडी शोन ऑल दीज अमाउंट्स इन योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम ये कहाँ से आया। पहले अपना बुक खोल के जो कॉपी में आप कर रहे हो, मैंने आपको बार बार एक बात बोली है कि ऐसे तो जो नोट्स मैं आपको देती हूँ आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ रहता है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको फिर से मेहनत नहीं करना है। लेकिन नोट्स में जहां जहां भी न्यूमेरिकल्स है, जहां भी सम्स है, तो आई वुड लाइक यू टू रीराइट द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। देख के नहीं, क्वेश्चन आप देख के उतार लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, एक कॉपी मेंटेन करिए जिसमें एक कॉपी आप होमवर्क की मेंटेन करिए। ठीक है, और एक कॉपी आप ऐसी मेंटेन करिए जिसमें आप नोट्स में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनके क्वेश्चंस को लिखिए और उसके बाद खुद सॉल्व करिए। जहां पे अटकिए वहां पे आप नोट्स में देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं आप, लेकिन आप उसको फिर से लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बोर्ड में भी जो सम्स मैं करती हूँ, अगर वो नोट्स से एक्स्ट्रा कोई सम मैं बोर्ड में कर रही हूँ तो वो भी आपको कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी नोट्स में है तो आप उसको, जब मैं बोर्ड में कर रही होती हूँ तो आप उसको अपने आप कॉपी में करते जाया करिए। ठीक है, तो अब लूज टूल्स हमारा हो गया। फर्नीचर जो है इंक्रीज हो रहा है, 8200 का अमाउंट उसका पुराने बैलेंस शीट में था, अब वो इंक्रीज होकर 1230 था। ठीक है, तो ये ऐड होने पे 9430, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है किस चीज का, फर्नीचर एंड फिक्सचर का। दिस इज द ओनली एसेट आई थिंक विच इज इंक्रीजिंग, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लूज तीनों डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्सचर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है। ठीक है, और बाकी में माइनस लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप अपने बैलेंस शीट में और क्वेश्चन में देखिए, ट्रेडमार्क्स 2000 का ही था, 2000 का ही है, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, बी को टोटल जो अमाउंट मिलना था, ठीक है, उसमें से 1300 रुपए तो कैश में मिल गया, तो कैश में से 1300 माइनस हो गया था, बाकी 21,000 रुपए जो थे वो बी के लोन अकाउंट पे। प्लीज चेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके 1300 से हम लोगों ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था और 21,000 से हम लोग ने बी का लोन अकाउंट बनाया था, है ना। तो लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है। तो लोन जो है, लोन जो हम लोग लेते हैं, जो फर्म ने लोन लिया है वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो बी का जो लोन है वो बी ने क्या किया है, बी ने एक तरह से फर्म के पास अपना पैसा रखा हुआ है ना, तो बी का लोन अकाउंट बन गया है, तो वो फर्म के लिए लायबिलिटी बन गई है, फर्म को पे करना है बी को, है ना। तो 21,000 रुपए लायबिलिटी साइड में बी लोन अकाउंट करके दिखा दिया जा रहा है, और इसमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। कौन किसको करेगा, फर्म पे करेगा, किसको, बी को। अब हम लोग क्रेडिटर्स देखते हैं। क्रेडिटर्स देखिए, आपके बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में 27,000 रुपए पे दिखाई दे रहा था, अभी जो है क्रेडिटर्स जो है डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर जो है डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने माइनस किया, देखिए 620 से डिक्रीज हो रहा है, ये अमाउंट आपको सबमिट दिया गया है, तो 620 हम लोग ने माइनस कर दिया, हमारा आ गया 26,380 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इन अवर न्यू बैलेंस शीट। बिल्स पेएबल 18,000 का था पुरानी बैलेंस शीट में, और अभी भी 18,000 का है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और अब ये आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट, ये कहीं से अलग से नहीं आया है, जस्ट चेक द कैपिटल अकाउंट। इसमें ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस है, जस्ट गो एंड चेक द कैपिटल अकाउंट ऑफ
ए एंड सी जो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट इसके पहले बनाया है, तो उसमें आप देखिए ए और सी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये है। ये हो गया क्या, ये अब नया कैपिटल है ए और सी का। नया मतलब ये लोग लेके नहीं आए, पुराने कैपिटल में ये चेंजेस आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए 12,000 रुपीज का क्या था हमारे पास, 12,000 रुपीज का गुडविल था, है ना, सब में दिया हुआ था ना कि गुडविल इज वैल्यूड एट 12,000। तो ये जो 12,000 है, मैंने बार बार आपको बताया है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होता है ना, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होता है, यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी क्या है, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, तो शेयर ऑफ गुडविल क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है ना, तो 12,000 को अगर आप बांटिए 3:2:1 के रेशियो में, तो बी का शेयर कितना आता है, 4,000 आता है ना। तो यही 4,000 हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, किया है ना। जस्ट गो एंड चेक योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें जो ए और सी 3,000 और 1,000 रुपए दे रहे हैं बी को, आप देखिए बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ए और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी, जो कि कौन कॉम्पेंसेट कर रहा है, ए और सी। क्यों, क्योंकि ए एंड सी आर गेनिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्यों 3:1 का गेनिंग रेशियो है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है ना रेशियो में, कुछ बताया नहीं गया, तो हम लोग ये मान रहे कि ओल्ड रेशियो ही कंटिन्यू होने वाला है। तो 3:2:1 जो रेशियो था ए बी सी का, बी चला गया, बी का रेशियो था 2, तो 3 और 1 बचा है ए और सी का, तो वही कंटिन्यू हो रहा है। 3:1 के रेशियो में ए और सी जो है पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो नया रेशियो जो है 3:1 है, इसी रेशियो में इन लोग गेन कर रहे हैं, है ना, बी के जाने से। तो बी को जो लॉस हो रहा है उसके गुडविल का जो शेयर है वो है 4,000, तो वो कौन बियर करेगा, ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो ऑफ 3:1। तो इसीलिए ए जो है 3,000 देगा और सी जो है 1,000 देगा। ओके, तो ये ए और सी का कैपिटल अकाउंट में चेंज आया है, ठीक है। जो उनका कैपिटल अकाउंट था उसमें अब इतना पैसा बचा है, ठीक है। तो अब टोटल ऑफ अवर बैलेंस शीट इज, इट मस्ट टैली, अगर टैली नहीं होता तो आपका बैलेंस शीट गड़बड़ है। टैली हो रहा है हमारा 1,07,980, 1,07,980 रुपीज is the total of our balance sheet. I hope the sum is very clear and it is a very easy sum. Please try and practice all the sums that are given in your book. First all the illustrations and then the exercise. Okay. If you have any doubt, you can ask me. From my side, retirement of partner chapter is over. ठीक है. कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट, ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट टचिंग दैट एरिया। आपका पोर्शन यहीं पे रिटायरमेंट का कंप्लीट होता है। अगर आपका ये डिलीट नहीं होता तो मैं वो भी पढ़ाती, लेकिन वो पढ़ा के आपका समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो वी विल मूव ऑन टू डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, अकाउंटिंग सेशन, वी विल डू दैट। तो आज के लिए यहीं पे मैं खत्म करती हूँ, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।